2.7 लाख करोड़ रुपीस, इतना पैसा फॉरेन इन्वेस्टर्स पिछले 6 महीनों में इंडिया से बाहर निकाल चुके हैं। मतलब ग्राफ में यहाँ दोनों बार्स के बीच में डिफरेंस देखो कितना है। इंडियन रुपी एशिया की सबसे खराब परफॉर्मिंग करेंसी रही है। एक तरफ लोगों की नौकरियां जा रही हैं और आंकड़े दिखाते हैं कि दूसरी तरफ उनकी रियल सैलरी जो हर साल बढ़नी चाहिए वो घट रही है। बट वी मस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, बी रेडी फॉर टफ टाइम्स। गुजरात के सूरत शहर में एक छोटे से घर में एक पिता अपनी 2 बेटियों को समझा रहा है कि अगले महीने से उनका स्कूल बदल जाएगा। अब उन्हें प्राइवेट नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ने जाना होगा। इस आदमी का नाम है अल्पेश भाई। कुछ साल पहले तक इनकी जिंदगी एक बहुत ही बढ़िया सक्सेस स्टोरी थी। अल्पेश का परिवार गुजरात के एक गांव में खेती करके बस किसी तरह गुजारा करता था, लेकिन फिर अल्पेश सूरत आ गए, जो दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड हब है। यहाँ ये एक डायमंड फैक्ट्री में काम करने लगे और कुछ ही समय बाद इनकी सैलरी 35,000 रुपए तक पहुंच गई। गांव से आने वाले कम पढ़े लिखे आदमी के लिए ये काफी अच्छी सैलरी थी। पहली बार अल्पेश की जिंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई और उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को एक इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया। जो एजुकेशन उन्हें नहीं मिली, अल्पेश वो अपने बच्चों को देना चाहते थे। लेकिन फिर साल 2025 में सब कुछ बिखरने लगा। Tariffs imposed by the US have been catastrophic for India's diamond industry. सूरत की डायमंड इंडस्ट्री में एक भयंकर क्राइसिस आ गया। डायमंड बिकता नहीं, अभी सबके ऊपर पड़ा है, पूरा मार्केट के ऊपर है। पहले अल्पेश की सैलरी गिरकर 18,000 रुपए हुई और फिर कुछ महीने बाद उनकी फैक्ट्री ने अपने 60% वर्कर्स को निकाल दिया। उन्हें भी अपनी नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद अल्पेश काम ढूंढने निकले तो इन्हें कपड़े ढोने का काम मिला, सिर्फ 12,000 रुपए की सैलरी पर। आज अपनी बेटियों को इन्होंने प्राइवेट स्कूल से निकालकर वापस सरकारी स्कूल में डाल दिया। और ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है दोस्तों, जब मोदी सरकार कह रही है कि इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। कागजों पर इंडिया की इकोनॉमी 8.2% की स्पीड से बढ़ रही है, लेकिन असलियत क्या है यहाँ पर? इस फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के बयान के कुछ ही महीनों बाद की बात है। 10 मई 2026 हैदराबाद में हो रही एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोगों से अपील करते हैं कि 1 साल तक सोना मत खरीदो, फॉरेन ट्रिप्स पोस्टपोन कर दो, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, वर्क फ्रॉम होम करो, वैसे ही जैसे कोविड के टाइम पर किया था। यहाँ तक मोदी ने कुकिंग ऑयल भी कम इस्तेमाल करने की अपील कर डाली। हर परिवार खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। और इस सब के पीछे की वजह बताई गई कि हमें किसी भी तरह से फॉरेन एक्सचेंज बचाना है। विदेशी मुद्रा बचाने पर बहुत जोर देना होगा। कोई भी इंसान इन दोनों खबरों को एक साथ रखकर देखेगा तो बड़ा कंफ्यूज महसूस करेगा। एक तरफ इंडिया की जीडीपी ग्रोथ बहुत ही बढ़िया बताई जा रही है, इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बताया जा रहा है, और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री जनता से कुकिंग ऑयल बचाने की अपील कर रहे हैं। आइए समझते हैं जीडीपी और इकोनॉमी के पीछे के असली आंकड़े जो सरकार आपसे छुपा रही है। The Indian rupee has slipped to around 96 rupees per US dollar, making it the weakest Asian currency in 2026. मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला? नमस्कार दोस्तों, 29 अगस्त 2025 इंडिया के जीडीपी नंबर्स पब्लिक किए जाते हैं। अप्रैल से जून 2025 के क्वार्टर में जीडीपी 7.8% के रेट से ग्रो करता है। यह आरबीआई के अपने फोरकास्ट से भी 1.3% ज्यादा था। नंबर्स काफी अच्छे लग रहे थे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने भी इंडिया की एनुअल ग्रोथ रेट को लेकर अपना फोरकास्ट 6.5% से अपग्रेड करके 6.9% कर दिया। लेकिन ठीक इसी हफ्ते मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन चुपचाप एक रिपोर्ट रिलीज करती है। इस रिपोर्ट में पहली बार सरकार ने इनफॉर्मल सेक्टर का क्वार्टरली डेटा पब्लिश किया और इसमें जो लिखा था वो जीडीपी ग्रोथ की पूरी कहानी पर सवाल खड़े करता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से जून 2025 के जिस क्वार्टर में जीडीपी 7.8% बढ़ा था, उसी क्वार्टर में इंडिया के इनफॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियां 9.3% कम हुई थी। पूरे इनफॉर्मल सेक्टर में नौकरियां 13.13 करोड़ से गिरकर 12.86 करोड़ पर रह गई। यानी सिर्फ 3 महीने में 27 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। और डरावनी बात यह है कि यह तो सिर्फ एक ट्रेलर है, इससे भी
भयंकर जॉब क्राइसिस शायद अभी भी आना बाकी है एआई की वजह से। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अनुमान है कि साल 2030 तक एआई और ऑटोमेशन की वजह से 9 करोड़ से ज्यादा नौकरियां खत्म हो जाएंगी। इंडिया में एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं कि अगले 2-3 सालों में अकेले आईटी सेक्टर में 4 से 5 लाख जॉब्स खतरे में पड़ सकती है। टीसीएस जैसी कंपनीज में हजारों लेऑफ्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। अब जरा ऑनेस्टली खुद से पूछकर देखिए, अगर आपकी कंपनी को एक ऐसा एम्प्लॉय मिल जाए जो एआई की मदद से आपका 8 घंटे का काम 1 घंटे में कर दे, तो कंपनी किसे प्रेफर करेगी रखना? यही असली खतरा है। एआई आपकी जॉब सीधे नहीं छीनेगा, लेकिन एआई इस्तेमाल करने वाला इंसान जो आपसे 5 गुना 10 गुना तेजी से काम कर सकता है, वो आपकी जगह जरूर ले सकता है। यही इसकी एक पॉजिटिव साइड है कि अभी देरी नहीं हुई है। इसी WEF की रिपोर्ट के हिसाब से 17 करोड़ नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी। यानी सवाल ये नहीं है कि एआई जॉब्स खत्म करेगा या नहीं, सवाल ये है कि आप किस साइड पर होंगे। और इसीलिए दोस्तों मैंने बनाई एआई मास्टर क्लास, इस जमाने की सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी में आपको अपस्किल करने के लिए। ये 3 घंटे की लाइव क्लास है जहां मैं पर्सनली लाइव आकर आपको 30 सबसे इंपॉर्टेंट एआई टूल्स सिखाऊंगा। इसमें एआई से रिसर्च करना, रिपोर्ट्स बनाना, प्रेजेंटेशंस बनाना, फोटोज बनाना, वीडियोस बनाना, गाने बनाना, इवन वेबसाइट्स बनाना तक सिखाया जाएगा। ये पूरी तरीके से बिगिनर फ्रेंडली है, आपका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड होने की जरूरत नहीं है और 1 लाख से ज्यादा लोग अभी तक इसे अटेंड कर चुके हैं। पिछली क्लास में 80% से ज्यादा लोगों ने कहा था कि जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उसके अबव एंड बियॉन्ड उन्होंने बहुत कुछ सीखा। अगला सेशन इसका 26 जुलाई को होने जा रहा है और अगर उस डेट और टाइम पर आप एग्जैक्टली अवेलेबल नहीं हो तो आप इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो अगले 7 दिनों तक। कॉस्ट सिर्फ 2 मूवी टिकटों जितनी है, तो अभी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो। और याद रखना, एआई सीखना आप आज पोस्टपोन कर सकते हो, लेकिन दुनिया एआई को एडॉप्ट करना पोस्टपोन नहीं करेगी। अब अपने टॉपिक पर वापस आए तो सवाल यह है कि अगर लाखों लोगों की नौकरियां खत्म हो रही हैं, उनके पास पैसे नहीं है खर्च करने को, तो मार्केट में इतनी रौनक कैसे आई? गाड़ियां, एसी, फ्रिज, मोबाइल, ये सब कैसे बिक रहे हैं? इनके लिए पैसा कहां से आ रहा है? इसका जवाब है दोस्तों सिर्फ एक शब्द, कर्ज, EMI। सेब दिख रहा है कटा हुआ? तेरी औकात से बाहर है ये, और ये 100 रुपए वाला सेब नहीं है, तेरी औकात से बाहर वाला सेब है। फोन भी ले ही लिया, सुना है लोंडिया आईफोन पे मरा। कौन सा फोन यूज करते हो और आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस? iPhone 15 बट माय बैंक बैलेंस इज 0। RBI के मुताबिक मार्च 2025 में इंडियन हाउसहोल्ड्स पर कर्ज बढ़कर GDP का 41.3% हो गया है। 2021 में यह नंबर लगभग 36% पर था। अब इस नंबर को आइसोलेशन में देखोगे, कर्ज अपने आप में बुरा नहीं होता अगर वो घर या बिजनेस को बनाने के लिए लिया जाए, लेकिन यहां पर कहानी उल्टी थी। RBI के ही डेटा के मुताबिक इस कर्ज में सबसे बड़ा 55.3% हिस्सा नॉन हाउसिंग रिटेल लोन्स का है, जैसे कि पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड EMIs और व्हीकल और AC, टीवी, फ्रिज जैसी चीजें खरीदने के लिए। यानी लोग सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से ज्यादा कर्ज ले रहे हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी ही उधार पर चल रही है। लोग टैक्स भरते हैं, सेविंग्स करते हैं, क्रेडिट कार्ड से रोज का खर्चा निकालते हैं, ब्याज पे पैसा उठाते हैं, फिर वो पैसा वापस करने के लिए ब्याज पे और पैसा उठाते हैं। और ऐसा नहीं है कि लोग फिजूल का खर्चा कर रहे हैं, लोगों पर डबल मार पड़ी हुई है। एक तरफ लोगों की नौकरियां जा रही हैं और आंकड़े दिखाते हैं कि दूसरी तरफ उनकी रियल सैलरी जो हर साल बढ़नी चाहिए वो घट रही है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2012 में एक रेगुलर सैलरीड वर्कर की एवरेज इन्फ्लेशन एडजस्टेड सैलरी 12,100 रुपए थी। ये 2022 में घटकर 10,925 रुपए रह गई है। यानी लोगों के सैलरी नंबर्स देखोगे तो वो जरूर बढ़ते दिख सकते हैं, लेकिन महंगाई को एडजस्ट करके देखोगे तो असलियत में वो 10 साल पहले से कम कमा रहे थे। 2025 तक आते आते हालत इतनी खराब हो गई कि ये देखो, सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो अपनी जरूरतें पूरा करने के बाद दूसरी चीजों पर पैसा खर्च कर सकते हैं। बाकी 90% लोग सिर्फ अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए लड़ रहे हैं। इस बात के मायने समझो जरा, इंडिया की GDP का लगभग 60% हिस्सा प्राइवेट कंजम्पशन से आता है। यानी इंडियन इकोनॉमी चलती ही तब है जब आम लोग पैसा खर्च करते हैं। यही कारण है कि ऊपर ऊपर से देखने में डिमांड स्ट्रॉन्ग दिख रही है, इकोनॉमी में सब ठीक लग रहा है, लेकिन असल में लोगों का जो बफर है वो कमजोर हो गया है। किसी भी शॉक को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी बहुत कम हो गई। और अभी तक जो सब डेटा मैंने आपको बताया दोस्तों, जो हालत आपको दिखाई, ये मिड 2025 की थी। इसके बाद से लेकर अब तक पिछले 1 साल में 3 बड़े शॉक्स आए हैं। पहला 27 अगस्त 2025, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया पर 50% टैरिफ लागू करना। इसमें से 25% जवाबी टैरिफ था और 25% रशियन ऑयल खरीदने पर पनिशमेंट थी। ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बड़ा झटका इसलिए था क्योंकि यूएस इंडिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने अनुमान लगाया है कि टैरिफ्स के बाद इंडिया के यूएस एक्सपोर्ट्स $86.5
बिलियन डॉलर से गिरकर करीब 50 बिलियन डॉलर्स तक रह जाएंगे। और टेक्सटाइल्स, जेम्स और ज्वेलरी, श्रिम्प जैसे सेक्टर्स में 70% तक की गिरावट होगी, जिससे लाखों नौकरियां खतरे में आ जाएंगी। इन टैरिफ्स के बाद 2025 में इंडिया का स्टॉक मार्केट डेवलपिंग कंट्रीज में दुनिया का सबसे खराब परफॉर्मर रहा और रिकॉर्ड संख्या में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट से अपना पैसा बाहर निकाला। 2 फरवरी 2026 को ट्रंप ने टैरिफ्स 50% से घटाकर 18% कर दी, लेकिन इसके बदले जो मोदी सरकार ने किया वो था दूसरा बड़ा झटका। ट्रंप ने कहा कि अब से इंडिया रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा और बदले में 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा के अमेरिकन प्रोडक्ट्स खरीदेगा। And he assured me today that they will not be buying oil from Russia. अभी तक 2025 में रशिया पर सैंक्शंस लगाने के बाद रशिया से जो सस्ता तेल आ रहा था वो एकदम से आना बंद हो गया और ठीक इसी वक्त आया तीसरा झटका 28 फरवरी 2026 को ईरान वॉर। It will be totally again obliterated. यूएस और इजराइल के ईरान पर हमला करने के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। फरवरी से अप्रैल के बीच क्रूड ऑयल की कीमत 58% और फर्टिलाइजर्स की कीमत 66% बढ़ गई और इसका सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया को हुआ। इंडिया अपनी जरूरत का 55% ऑयल इंपोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते मिडिल ईस्ट से करता है। अब एक तरफ अमेरिका के दबाव में आकर रशिया से ऑयल इंपोर्ट बंद हो चुका था और दूसरी तरफ ईरान वॉर के कारण मिडिल ईस्ट से आने वाला तेल भी कम हो गया। अकेले मार्च के महीने में 40% कम ऑयल इंपोर्ट्स देखने को मिले। इंडियन इकोनॉमी की हालत पहले ही काफी खराब चल रही थी और इन 3 बड़े शॉक्स के कारण पूरी इकोनॉमी डगमगाने लगी। इसका असर सीधे आपके किचन पर भी पहुंचा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ी सिर्फ 60 रुपए, लेकिन असली क्राइसिस ये था कि कीमत बढ़ने के बाद भी सिलेंडर्स मिल नहीं रहे थे। 913 रुपयों में आने वाला एक डोमेस्टिक सिलेंडर ब्लैक में 2000 से 2500 रुपए में बिक रहा था। मई 2026 में 10 दिन के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमत 7.5 रुपीस प्रति लीटर तक बढ़ा दी गई। लेकिन इन सब के बावजूद सरकारी आंकड़ों में मई 2026 का ऑफिशियल इन्फ्लेशन रेट सिर्फ 3.93% पर था। एक बार फिर से ऑफिशियल नंबर्स देखकर लगा कि सब ठीक है, सब चंगा सी, लेकिन जेएनयू के इकोनॉमिस्ट अरुण कुमार ने बताया कि एक गरीब के लिए असली इन्फ्लेशन रेट 4% नहीं 60% था। The inflation for the poor people is very high. You know, if you are earning 10-11,000 rupees per month and a gas cylinder of 14 kilos, which was 950 rupees, comes for 5,000 rupees, then your rate of inflation is 60%. Your rate of inflation is not 4%. तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो 3.93% वाला आंकड़ा गलत है? नहीं, लेकिन वो अधूरा सच है। असली तूफान होलसेल प्राइसेस में दिख रहा है, जो रिटेल तक पहुंचने से पहले की स्टेज होती है। अप्रैल 2026 में होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन पिछले 3.5 साल में सबसे ज्यादा 8.3% पर पहुंच गया। उस महीने फ्यूल और पावर की होलसेल इन्फ्लेशन करीब 25% पर थी और मैन्युफैक्चरिंग की 22 में से 21 कैटेगरीज में दाम बढ़ रहे थे, यानी महंगाई फटने को तैयार है। इसी महंगाई के साथ साथ एक और डर चल रहा है जो हर इंपोर्टेड चीज की कीमत को एक साथ बढ़ा सकता है। Falling rupee, falling rupee, falling rupee, falling rupee, गिरता हुआ रुपया। 20 मई 2026 को इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो 96.90 पर पहुंच गया और इसी के चलते 2026 में अभी तक इंडियन रुपी एशिया की सबसे खराब परफॉर्मिंग करेंसी रही है। अब इसे सिंपल भाषा में समझें तो रुपी कमजोर तब होता है जब देश में डॉलर्स कम आते हैं, यानी कम इन्वेस्टमेंट्स और कम एक्सपोर्ट्स, और इंपोर्ट्स की वजह से डॉलर्स की डिमांड ज्यादा होती है, डॉलर का खर्चा बढ़ जाता है, उससे भी रुपया सस्ता हो जाता है। अब रुपये गिरने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ विदेश घूमना महंगा हो गया है। इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, तो जब रुपये गिरता है तो यही ऑयल, फर्टिलाइजर, मशीनरी, ये सब कुछ और महंगा हो जाता है। ऊपर से रुपये की वैल्यू गिरने की वजह से इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी तेजी से नीचे जा रहे हैं। जिस हफ्ते ईरान पर हमला हुआ उस हफ्ते इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 728 बिलियन डॉलर्स के रिकॉर्ड हाई पर थे, लेकिन उसके बाद के सिर्फ 4 महीनों में ये लगभग 61 बिलियन डॉलर्स गिरकर 667 बिलियन डॉलर्स पर आ गए। अब इस नंबर में से भी अगर आप गोल्ड और आरबीआई की ट्रांजैक्शंस हटा दो तो इंडिया के पास असल में इस्तेमाल करने के लायक सिर्फ 471 बिलियन डॉलर्स के आसपास बचते हैं। ये नंबर जानते हो कितना शॉकिंग है? ये 6 महीने के इंपोर्ट से भी कम के बराबर है। 2014 के बाद से इतनी बुरी हालत कभी नहीं हुई। ऐसी सिचुएशन में आमतौर पर देश को बचाते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स जो डॉलर्स लेकर आते हैं।
लेकिन वो तो पहले ही जा चुके हैं। 2020-21 में जहां नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 43.9 बिलियन डॉलर्स थी, 2024-25 में वो गिरकर सिर्फ 0.96 बिलियन डॉलर्स पर आ गई। मतलब ग्राफ में यहाँ दोनों बार्स के बीच में डिफरेंस देखो कितना है। पिछले साल 2025 में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट से 1.66 लाख करोड़ रुपीस निकाले। अब यही नंबर 2026 के पहले 6 महीनों में जानते हो कितना है? 2.7 लाख करोड़ रुपीस। 2.7 लाख करोड़ रुपीस, इतना पैसा फॉरेन इन्वेस्टर्स पिछले 6 महीनों में इंडिया से बाहर निकाल चुके हैं। अब यहाँ हर चीज सरकार की गलती नहीं है, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि मोदी सरकार की अपनी बेवकूफियों ने इस क्राइसिस को और बढ़ा दिया है। मैं इकोनॉमी की बात करूं तो उठो। पहले इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता था, जिसकी पेमेंट चाइनीज युआन या रशियन रूबल्स में होती थी। इससे डॉलर्स बचते थे, लेकिन ट्रंप के प्रेशर में आकर ये ऑयल खरीदना बंद कर दिया गया है और वेनेजुएला से अब ऑयल खरीदा जा रहा है, जो बेसिकली अमेरिका खुद ही बेच रहा है और इसकी पेमेंट डॉलर्स में हो रही है। क्योंकि कुछ महीने पहले की आपने वो खबर सुनी होगी कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप किया। उसके बाद से वेनेजुएला के तेल पर भी अमेरिका का कब्जा है। दूसरी बड़ी बेवकूफी यह है कि डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट लाने की जगह टैरिफ कम करवाने के लिए मोदी सरकार ने ट्रंप को जाकर ही वादा कर दिया कि इंडिया अब 500 बिलियन डॉलर्स के प्रोडक्ट खरीदेगा अमेरिका से। और जैसा मैंने बताया, जितना ज्यादा इंडिया अमेरिकन सामान खरीदेगा उतना ही रुपया कमजोर होते जाएगा। अब हालत इतनी खराब हो गई है कि बात चल रही है कि इंडियन रुपी कहीं 100 रुपए पर डॉलर के पार ना चला जाए। इस पर प्रधानमंत्री मोदी की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मेंबर शमिका रवि ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, 100 तो बस एक नंबर है। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। मई 2026 में कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर उदय कोटक ने भी वार्निंग दी। We have not seen the impact in the last 2 months of the Middle East war in terms of energy price transmission. It's coming, but we must prepare for the worst. Therefore, it is about preparation. Be ready for tough times. इंडिया में टैरिफ और वॉर की वजह से बहुत से एक्सपोर्ट हब्स भी खतरे में आ गए हैं और यहाँ लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में हैं। तमिलनाडु के तिरुपुर को डॉलर सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि इंडिया के 16 बिलियन डॉलर गारमेंट एक्सपोर्ट्स का लगभग 1/3 यहीं से होता है। लेकिन अमेरिका के टैरिफ्स के बाद तिरुपुर के प्रोडक्ट पर एक वक्त पर कंबाइंड ड्यूटी लगभग 64% हो गई, जबकि हमारे कॉम्पिटिटर बांग्लादेश के कपड़ों पर 35 से 36% की ही ड्यूटी लग रही थी। यही कारण है कि तिरुपुर के एक एक्सपोर्टर ने अनुमान लगाया कि टैरिफ्स के कारण सिर्फ इस एक शहर में ही 1.5 लाख वर्कर्स की नौकरियां जा सकती हैं। ऐसी ही हालत है श्रिम्प इंडस्ट्री की भी, जिसका एक बड़ा हिस्सा अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है। यहां से तो लोगों को ऑलरेडी नौकरियों से निकाला जाना शुरू किया जा चुका है, क्योंकि कोई ऑर्डर ही नहीं आ रहा। और ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, इसमें लगभग 20 लाख लोग काम करते हैं। ऐसी ही कुछ हालत हुई सूरत की डायमंड इंडस्ट्री की भी। 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ये ऑलरेडी प्रेशर में थी, क्योंकि इनके लगभग 1/3 रॉ डायमंड्स रशिया से आते थे। रशिया वॉर के बाद ये आने कम हो गए थे और जब अमेरिका ने टैरिफ्स लगाए तो हालत और खराब हो गई। अभी तक सूरत में लगभग 4 लाख वर्कर्स की या तो कमाई कम हो गई है या उनकी नौकरी ही चली गई है। मैंने वीडियो के शुरू में अल्पेश की कहानी बताई थी, जिनके बच्चों को प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में आना पड़ा, लेकिन कुछ परिवारों ने इससे भी बड़ी कीमत चुकाई है। डायमंड वर्कर्स यूनियन के मुताबिक नवंबर 2024 तक सूरत में कम से कम 71 डायमंड वर्कर्स आत्महत्या कर चुके थे और पिछले 12 से 14 महीनों में लगभग 50,000 वर्कर्स सूरत छोड़कर अपने वापस गांव लौट गए। यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि उन्होंने ऐसा एक्सोडस पहले कभी नहीं देखा। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। ऐसे खराब हालातों में दोस्तों, इकोनॉमिक्स की हर एक टेक्स्ट बुक कहती है कि अब सरकार सामने आए, अपना खजाना खोले और लोगों को नौकरियां दे। लेकिन हमारी स्टोरी में यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। सरकार कुछ नहीं कर रही क्योंकि उनकी तिजोरी खाली हो रही है। 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी तब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स का कुल कर्ज 62 लाख करोड़ रुपीस था। 2026 में ये 197 लाख करोड़ रुपीस को पार कर चुका है। जब ये सरकार आई थी तब देश का डेट टू जीडीपी रेशियो 56 से 58% पर था, जबकि 2024 तक ये 81% तक पहुंच चुका था और अब 82% के आसपास है। ज्यादातर इकोनॉमिस्ट एडवाइस करते हैं कि रेशियो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए 60% से कम होना चाहिए और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये 40% से कम होना चाहिए। इस कर्ज का असर ये हो रहा है कि सरकार की कमाई का ज्यादातर हिस्सा पुराने बिल्स को चुकाने में निकल जाता है।
बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक सरकार के रेवेन्यू का लगभग 25% पुराने कर्ज के इंटरेस्ट में जाता है। इसके अलावा 28% सैलरीज में, 15% पेंशन्स में और 15% सब्सिडीज में, यानी 80% से ज्यादा पैसा पहले से ही बुक्ड है। किसी नए क्राइसिस से लड़ने के लिए तिजोरी में ना के बराबर जगह बची है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। आगे का प्रेडिक्शन दोस्तों बेहद डरावना है। मॉर्गन स्टैनली का फोरकास्ट है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.6% से घटकर अगले साल 6.7% रह जाएगा, क्योंकि ऑयल का जो इंपोर्ट बिल है वो अगले साल 41% बढ़ने वाला है। अगर ये वॉर साल के आखिर तक खींची तो इंडिया के जीडीपी को 2.38% तक का नुकसान होगा और किसान परिवारों की इनकम 27% तक गिर सकती है। 2018 के ऑफिशियल रोड मैप में सरकार ने लिखा था कि इंडिया 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। इसके लिए पहले 2022 की डेडलाइन दी गई थी, फिर खींच कर डेडलाइन को 2025 तक आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन आज 2026 आ चुका है और इंडिया की इकोनॉमी $3.9 ट्रिलियन पर ही अटकी खड़ी है। SBI की रिसर्च के मुताबिक ये सपना अब शायद जाकर साल 2030 तक पूरा हो पाएगा। यही कारण है दोस्तों कि इन सारे नेताओं के भाषणों में $5 ट्रिलियन का जिक्र होना गायब हो गया है और अब ये सीधा 2047 की बात करते हैं। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए। बिजनेस स्टैंडर्ड में फाइनेंशियल जर्नलिस्ट देबाशीष बासु ने लिखा है कि इंडिया एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहा है जिसमें गलती की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। सच बात यह है दोस्तों कि अगर सरकार चाहे तो यहां पर पैसे बचा सकती है, लेकिन वो बचाना नहीं चाहती, सारा बोझ जनता पर थोपना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी अभी भी हर दूसरे हफ्ते किसी न किसी देश के दौरे पर जा रहे हैं। वहां जाकर उनके लिए पूरे ये नाच गाने का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है। कौन देता है इसके पैसे? टैक्स पेयर्स। वहां जाकर ये टूरिस्ट साइट्स विजिट करते हैं, कभी कछुओं के साथ फोटो खिंचाते हैं तो कभी आराम से बैठकर नाच गाना देखते हैं। ऐसे ही हजारों करोड़ रुपए सरकार वेस्ट कर रही है न्यूज चैनल्स को एड्स देने में। आखिर क्या जरूरत है अपनी एड्स टीवी पर चलाने की? हर किसी ने मोदी का चेहरा वैसे ही 100 बार देख लिया है। मैं कहना चाहूंगा ऐसे मुश्किल हालातों में सबसे पहले ये एड्स और होर्डिंग्स लगानी बंद करो। अगर थोड़े बहुत ये गोदी मीडिया चैनल्स बंद हो जाएंगे तो किसी को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर पूरी की पूरी सूरत की डायमंड इंडस्ट्री या फिर तमिलनाडु में डॉलर सिटी बंद हो जाएगी तो बहुत बड़ा नुकसान जरूर होगा। और इस सब के ऊपर एक्सपर्ट्स एक दूसरे फ्रंट की वार्निंग दे रहे हैं। हिस्टोरिकली एल नीनियो की वजह से रूरल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और नौकरियां खत्म हो जाती हैं। और जैसा मैंने इस वाले वीडियो में समझाया था, इस साल का एल नीनियो जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ये दुनिया के सबसे भयंकर एल नीनियोज में से बनने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि एल नीनियो आखिर होता क्या है, तो अब यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन जानने को मिलेगी। और यहाँ क्लिक करके AI मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हो AI की फील्ड में अपने आप को अपस्किल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।